हेलो स्टूडेंट, आज हम पढ़ेंगे कैश फ्लो स्टेटमेंट। कैश फ्लो स्टेटमेंट जो है उसमें कैश का इनफ्लो और आउटफ्लो चेक करने के लिए हम इस स्टेटमेंट को प्रिपेयर करते हैं। तो कैश फ्लो स्टेटमेंट की हेल्प से हमारा कैश का इनफ्लो और आउटफ्लो हमें पता लगता है। ठीक है, जो कैश फ्लो स्टेटमेंट है वो जो हमारा प्रिपेयर किया जाता है वो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 के अकॉर्डिंग किया जाता है, यानी कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 जो होता है वो रिवाइज्ड, उसके अकॉर्डिंग हमारा कैश फ्लो स्टेटमेंट प्रिपेयर किया जाता है। और इसकी हेल्प से हम क्या क्या चेक करते हैं, कैश का इनफ्लो और कैश का आउटफ्लो। यानी क्योंकि बैलेंस शीट की हेल्प से कैश का या बैलेंस शीट या स्टेटमेंट P&L अकाउंट की हेल्प से कैश का इनफ्लो और आउटफ्लो चेक नहीं किया जा सकता, इसलिए इस स्टेटमेंट को हम प्रिपेयर करते हैं जिससे कि हमारा कैश का इनफ्लो और आउटफ्लो हमें इजीली पता लग जाए। ठीक है, अब अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 को अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 के अकॉर्डिंग रिवाइज के अकॉर्डिंग इसको बनाते हैं, इनफ्लो आउटफ्लो चेक कर लेते हैं। ठीक है, अब कैश का हम बनाते क्या है, कैश हम कैश इक्विवेलेंट को चेक करते हैं इसमें हम, यानी कैश फ्लो स्टेटमेंट में लास्ट में हम चेक करते हैं कि हमारे कैश और कैश इक्विवेलेंट क्या है और उसके डिफरेंस की जो इनफ्लो और आउटफ्लो उसे चेक करते हैं। इनफ्लो का मतलब है कैश का रिसीव होना और आउटफ्लो का मतलब है कैश हमारे पास से जाना। तो अब हम देख लेंगे कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में आता क्या क्या है, यानी कैश एंड कैश इक्विवेलेंट के अंदर क्या क्या हम रखते हैं, यानी कैश और कैश इक्विवेलेंट के अंदर कौन कौन से आइटम आते हैं। पहला आता है कैश बैलेंस। कैश बैलेंस कैश एंड कैश इक्विवेलेंट के अंदर आता है। सेकंड आता है बैंक बैलेंस। बैंक बैलेंस भी कैश एंड कैश इक्विवेलेंट के अंदर आता है। थर्ड आता है मार्केटेबल सिक्योरिटी। और फोर्थ आता है शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट। यानी ये 4 आइटम जो होते हैं वो कैश एंड कैश इक्विवेलेंट के इंक्लूड किए जाते हैं। लास्ट जब हम कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाते हैं तो इन चीजों की हमें रिक्वायरमेंट होती है, यानी कि इनकी कंपैरिजन को हम चेक करते हैं कि प्रीवियस ईयर में और करंट ईयर में कितना था और कैश का पूरा इनफ्लो आउटफ्लो बनाते हैं। ठीक है, अब जो कैश फ्लो बनाते हैं तो कैश फ्लो को 3 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। ठीक है, कौन कौन सी कैटेगरी है हम लिख लेते हैं यहां पर। क्लासिफिकेशन ऑफ एक्टिविटी, हमने क्लासिफिकेशन करते हैं तो पहली एक्टिविटी जो होती है वो होती है ऑपरेटिंग एक्टिविटी। यानी कैश फ्लो स्टेटमेंट के लिए फर्स्ट एक्टिविटी हम जो बनाते हैं उसे हम ऑपरेटिंग एक्टिविटी बोलते हैं। इस एक्टिविटी के अंदर हम किन की चीजों की एंट्री करते हैं ये और समझ लेते हैं। कैश ऑपरेटिंग एक्टिविटी के अंदर जब हम एंट्री करते हैं तो हमें आइटम कहाँ कहाँ से लिखने होते हैं ये चीज और हम समझ लेते हैं। एक चीज और कि कैश फ्लो स्टेटमेंट जब हम बनाते हैं उसमें कम से कम 2 ईयर का बैलेंस की रिक्वायरमेंट पड़ती है, क्योंकि 2 ईयर का बैलेंस कंपेयर करके हम इस स्टेटमेंट को प्रिपेयर करते हैं। तो ऑपरेटिंग एक्टिविटी में जब हम करते हैं तो सबसे पहले बैलेंस शीट से कौन कौन से आइटम आते हैं। बैलेंस शीट से सबसे पहले आता है रिजर्व एंड सरप्लस। रिजर्व एंड सरप्लस का यूज हम ऑपरेटिंग एक्टिविटी में करते हैं, जिससे हम नेट प्रॉफिट निकालने के लिए इसका कैलकुलेशन का यूज करते हैं, वो देख लेंगे कैसे करते हैं। दूसरा इसमें लेते हैं हम करंट लायबिलिटी। करंट लायबिलिटी इसमें आ जाती हैं कुछ लायबिलिटी को छोड़कर। कौन कौन सी लायबिलिटी को छोड़कर, एक तो होता है बैंक ओवरड्राफ्ट, एक होता है कैश क्रेडिट। बैंक ओवरड्राफ्ट और कैश क्रेडिट वाली करंट लायबिलिटीज को छोड़कर सारी की सारी लायबिलिटीज अपनी ऑपरेटिंग एक्टिविटी में आ जाती है। कौन सी, करंट लायबिलिटीज। उसके बाद आता है करंट एसेट्स। करंट एसेट्स में कैश इक्विवेलेंट को छोड़ करके सारी करंट एसेट्स हमारी ऑपरेटिंग एक्टिविटी के अंदर इंक्लूड की जाती हैं। ठीक है, इसके बाद सेकंड नंबर आता है अपना इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। अब इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में क्या होता है, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी जैसा इसका नाम है इन्वेस्टमेंट, एक तरह से इन्वेस्टमेंट करना है, यानी जिन चीजों में हमने इन्वेस्ट कर रखा है। तो इस एक्टिविटी के अंदर आता है बैलेंस शीट में से नॉन करंट एसेट्स, यानी हमारी जो नॉन करंट एसेट्स लॉन्ग टर्म पीरियड की जो एसेट्स होती हैं उनका इंक्रीज और डिक्रीज मींस उनका परचेस और सेल इस एक्टिविटी में आ जाता है, ऑपरेटिंग एक्टिविटी में। और अपने जितने भी अदर इनकम्स होते हैं, जितनी भी अदर इनकम होती है, चाहे वो रेंट रिसीव हो, डिविडेंड रिसीव हो या इनकम कमीशन रिसीव हो, किसी भी टाइप की अपनी अदर इनकम है वो भी अपनी इन्वेस्टिंग एक्टिविटी के अंदर आती है।
थर्ड आता है अपना फाइनेंसिंग एक्टिविटी। फाइनेंसिंग एक्टिविटी जैसा इसका नाम है वैसा ही इसका काम है, यानी फाइनेंसिंग एक्टिविटी के अंदर आता है फाइनेंस से रिलेटेड, मींस एक तो आता है शेयर कैपिटल और जितनी भी नॉन करंट लायबिलिटी होती है, ठीक है, ये सारी चीजें आती है फाइनेंसिंग एक्टिविटी के अंदर। तो फाइनेंस एक्टिविटी में शेयर कैपिटल और नॉन करंट लायबिलिटी, इनका इंक्रीज डिक्रीज और इनसे रिलेटेड सारे पेमेंट, ऐसे सेम इनसे रिलेटेड सारे पेमेंट या इनकी इनकम सेम इस कंडीशन में। तो इस तरह से तीन टाइप कैश फ्लो स्टेटमेंट को हमने जो क्लासीफाई किया तीन एक्टिविटी में, ऑपरेटिंग एक्टिविटी, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, फाइनेंस एक्टिविटी, और बैलेंस शीट के जो फॉर्मेट हमें दे रखा होता है उसमें से कौन कौन से आइटम्स को हम किस किस एक्टिविटी में ट्रांसफर करते हैं ये हमने यहाँ पर देख लिया है। अब हम क्या करते हैं, अब इसके आगे हम थोड़ा सा समझ लेते हैं। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं ऑपरेटिंग एक्टिविटी। ऑपरेटिंग एक्टिविटी करने के लिए सबसे लेंथी जो एक्टिविटी होती है वो ऑपरेटिंग एक्टिविटी होती है, ठीक है, और उसके बाद इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग थोड़ी शॉर्ट में होती है। बाकी इन एक्टिविटी को अगर हम इजीली समझें तो कैश फ्लो स्टेटमेंट बहुत इजी होता है और ये हर एग्जाम में आता है। सीबीएसई बोर्ड में 8 मार्क्स का आता है और आईएससी बोर्ड में ये 10 मार्क्स का एक न्यूमेरिकल आता है जो कंपलसरी आता है हर न्यूमेरिकल में, ठीक है, सॉरी हर एग्जाम में आता है। और इस न्यूमेरिकल को और सॉल्व करना बहुत ही ईजी है अगर इसका फॉर्मेट हम अच्छे से समझ लेते हैं तो, ठीक है। तो अभी हम स्टार्ट करते हैं ऑपरेटिंग एक्टिविटी का फॉर्मेट। पहले हम स्टार्टिंग जो पढ़ेंगे पूरा फॉर्मेट ना पढ़ के स्टेप बाय स्टेप समझते हैं कि ऑपरेटिंग एक्टिविटी का पहले फॉर्मेट समझ लेते हैं, फिर इन्वेस्टिंग का समझेंगे, फिर फाइनेंसिंग का। इससे पूरा कैश फ्लो स्टेटमेंट हमें इजीली समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो अभी हम पढ़ते हैं पहले ऑपरेटिंग एक्टिविटी का फॉर्मेट। ये है कैश फ्लो स्टेटमेंट का फॉर्मेट। ये कैश फ्लो स्टेटमेंट का फॉर्मेट नहीं है, ये ओनली फॉर ऑपरेटिंग एक्टिविटी। ये जो कैश फ्लो स्टेटमेंट का फॉर्मेट है ये केवल और केवल ऑपरेटिंग एक्टिविटी सॉल्व करने के लिए है। पहले हम ऑपरेटिंग एक्टिविटी सॉल्व करना समझ लेते हैं, उसके बाद इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग करेंगे, ठीक है। तो पहले ऑपरेटिंग एक्टिविटी को ही समझ लेते हैं अच्छे से। तो ऑपरेटिंग एक्टिविटी का ये फॉर्मेट है, इसमें हमने जो कॉलम बनाए हैं तो कैश फ्लो का ये इसमें लिखा है फॉर द ईयर एंडेड, पर्टिकुलर फर्स्ट कॉलम है, सेकंड कॉलम डिटेल का, थर्ड कॉलम अमाउंट का है। इस तरह से 3 कॉलम इसमें बनते हैं, ठीक। तो अब हम समझ लेते हैं वो ऑपरेटिंग एक्टिविटी को सॉल्व कैसे करते हैं। तो ऑपरेटिंग एक्टिविटी है, हमने यहाँ लिखा है ए एक्टिविटी कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, यानी कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी हमें सॉल्व करना है, जिसके लिए सबसे पहले हमें रिक्वायरमेंट होती है नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स, ठीक है। तो नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स हमने अलग से कैलकुलेट कर रखा है, हमने नोट नंबर या 1 डाल दिया है ऊपर। तो नोट नंबर 1 को हम चेक कर लेते हैं पहले कैश फ्लो स्टेटमेंट हमारा सॉल्व किस तरह से हुआ है, यानी कि नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स हमारा कैसे आया है। तो वर्किंग नोट्स में हमने निकाला है नेट प्रॉफिट क्लोजिंग माइनस ओपनिंग, यानी कि हमारा सबसे पहले जो हमें चाहिए वो नेट प्रॉफिट चाहिए, प्रीवियस ईयर के नेट प्रॉफिट में से को करंट ईयर के नेट प्रॉफिट में से माइनस कर देंगे तो हमारा निकल के आएगा, मींस क्लोजिंग का जो नेट प्रॉफिट है उसमें से ओपनिंग नेट प्रॉफिट को माइनस करके हमारा नेट प्रॉफिट का डिफरेंस निकल के आ जाता है, ठीक है। इसके बाद हमें ऐड इसमें करना होता है ट्रांसफर टू रिजर्व, यानी करंट ईयर में हमारे जो भी रिजर्व में ट्रांसफर हुआ वो भी ऐसे डिफरेंस करके आता है, करंट ईयर के रिजर्व में से प्रीवियस ईयर का रिजर्व माइनस करके हमारा निकल के आ जाता है। थर्ड आता है प्रपोज डिविडेंड, वो भी प्रीवियस ईयर का, न्यूमेरिकल में हमें दे रखा होगा प्रपोज डिविडेंड, तो प्रपोज डिविडेंड जो प्रीवियस ईयर वाला होता है वो यहाँ पर ऐड किया जाता है, करंट ईयर वाला ऐड नहीं किया जाता, ठीक है। उसके बाद आता है इंटरिम डिविडेंड पेड, करंट ईयर में जो इंटरिम डिविडेंड हमने पे किया होगा, यहाँ लिखा हुआ है करंट ईयर में, करंट ईयर में जो भी इंटरिम डिविडेंड हमने पे किया होगा वो इंटरिम डिविडेंड यहाँ पर ऐड कर दिया जाता है। ये भी हमें न्यूमेरिकल में एडजस्टमेंट में दे रखा होगा, इंटरिम डिविडेंड हमेशा एडजस्टमेंट में दे रखा होगा न्यूमेरिकल के अंदर। उसके बाद फोर्थ आइटम इसमें दे रखा है प्रोविजन फॉर टैक्स करंट ईयर, यानी प्रोविजन फॉर टैक्स मेड ड्यूरिंग द ईयर जो हमने किया होगा उस प्रोविजन फॉर टैक्स को हम यहाँ पर ऐड कर देते हैं। तो इस तरह से नेट प्रॉफिट में हम 1 2 3 4 इन 4 आइटम को ऐड कर देते हैं और ये टोटल अपना यहाँ पर निकल कर आ जाता है। उसमें से टैक्स रिफंड, अगर करंट ईयर में कोई भी टैक्स हमारा रिफंड होकर हमारे पास आया है तो उस टैक्स रिफंड को यहाँ से माइनस कर देते हैं, तो लास्ट में हमारा निकल गया था नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स, ठीक है। तो ये नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स को हमने यहाँ पे लिखा हुआ है, ये नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स का अमाउंट हम यहाँ पर नोट कर देंगे इस वर्किंग नोट की हेल्प से। अब इसमें क्या क्या आएगा, सबसे पहले इसमें नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स के बाद अब स्टार्ट होती है एडजस्टमेंट। इस एडजस्टमेंट में आता है नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग आइटम्स, एक्टिविटी लिख दिया है नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग आइटम, यानी कि जो ऐसे आइटम हमारा जो स्टेटमेंट ऑफ P&L बनता है उसमें कुछ आइटम ऐसे होते हैं जिनमें कैश का ट्रांजेक्शन नहीं होता, कुछ एक्सपेंस कुछ इनकम, तो लेकिन हम उनको लिख देते हैं,
ठीक है, क्योंकि अपना नेट प्रॉफिट हमें कैलकुलेट करना होता है, या नेट प्रॉफिट से लेके चलना है तो हमें उल्टा चलना है, ऑपरेटिंग एक्टिविटी करें तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकालना है। ठीक है, तो नेट प्रॉफिट से ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, जितने भी नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस होते हैं उन्हें ऐड करते हैं, और जितने भी नॉन ऑपरेटिंग इनकम होते हैं उन्हें लेस कर देते हैं। तो वही हमने किया, नॉन कैसा, नॉन ऑपरेटिंग आइटम्स। इसमें सबसे पहले ऐड करने वाले आइटम देख लेते हैं। पहला है डेप्रिसिएशन। करंट ईयर का जो भी डेप्रिसिएशन होगा वो नॉन कैसा आइटम है, तो सबसे पहले उसे ऐड कर देंगे। उसके बाद गुडविल, पेटेंट, ट्रेडमार्क, अमोर्टाइज, यानी कि इंटेंजिबल एसेट्स अगर कोई भी अमोर्टाइज हो रही है तो उसे यहाँ ऐड कर देंगे, जितने अमाउंट से अमोर्टाइज हो रही है वो। इंटरेस्ट ऑन बोरिंग एंड डिवेंचर्स, डिवेंचर्स हमारे जो होते हैं वो लॉन्ग टर्म पीरियड की लायबिलिटी होती है, नॉन करंट लायबिलिटी या बोरिंग्स भी, उनसे रिलेटेड कोई भी एक्सपेंस है तो उसका ट्रीटमेंट हमारा फाइनेंसिंग एक्टिविटी में होगा, लेकिन प्रॉफिट में से हमने उनको माइनस कर रखा है, इसलिए ये नॉन ऑपरेटिंग आइटम है तो इसको भी यहाँ पर ऐड कर दिया जाता है। सेम इंटरेस्ट ऑन बैंक ओवरड्राफ्ट या कैश क्रेडिट, सेम टू सेम इसके इंटरेस्ट को भी ऐड कर दिया जाता है। राइटिंग ऑफ शेयर इशू एक्सपेंस, शेयर इशू एक्सपेंस को हम रिटर्न ऑफ कर रहे हैं, इट मींस अपने प्रॉफिट को करंट ईयर में कम कर रहे हैं, तो ये भी नॉन कैश आइटम है, इसको भी ऐड कर दिया जाता है। प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर एंड डिवेंचर, प्रेफरेंस शेयर एंड डिवेंचर का कोई भी प्रीमियम है तो उसको भी यहाँ ऐड कर देते हैं क्योंकि वो भी नॉन ऑपरेटिंग आइटम है। नेक्स्ट, लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, किसी भी फिक्स्ड एसेट को सेल करने पर कोई भी लॉस हो रहा है तो वो लॉस हमारा इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का पार्ट है, वो यहाँ पर नहीं आना चाहिए, तो उसको भी यहाँ पर ऐड कर देते हैं क्योंकि ये अपने रेगुलर बिजनेस से रिलेटेड नहीं है। लास्ट देखा, इंक्रीज इन प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट, अगर प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट अगर आपका बढ़ रहा है तो यहां पर उसको ऐड कर दिया जाता है, और अगर लेस हो रहा है तो, कम हो रहा है तो उसको लेस कर दिया जाता है। लेकिन एक चीज समझ लेते हैं, इसको प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट को जो इंक्रीज और डिक्रीज है उसको हम यहां पर लास्ट में भी कर सकते हैं, इसके लिए कुछ कंडीशन होती है, अगर इसे वर्किंग कैपिटल सपोज करते हैं तो, अगर आप यहां करते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, ये ऐड वाले आइटम होगा, उसके बाद लेस वाले आइटम। लेस में क्या है, जितनी भी इनकम सारी लेस होंगी, इंटरेस्ट इनकम है, डिविडेंड इनकम है, रेंट इनकम है, या गेन ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स है। ठीक है, कोई भी टाइप की अगर अपनी इनकम है तो सारी इनकम यहां से लेस कर दी जाती है। ये हमने ब्रैकेट में लेस वाले अमाउंट लिख रखे हैं, लेस वाले अमाउंट को हम ब्रैकेट में लिखते हैं और प्लस वाले को सिंपल लिख देते हैं यहाँ पर। ठीक, तो सारे ये नेट प्रॉफिट में ऐड और लेस करने के बाद हमारा कैलकुलेट करके होके आता है ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंज, यानी कि हमारा ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकल आया वर्किंग कैपिटल से पहले। अब वर्किंग कैपिटल क्या होती है, वर्किंग कैपिटल होती है करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटीज। अब इनको भी देख लेते हैं क्या करते हैं इनका, तो ऐड करते हैं यहां पर इंक्रीज इन करंट लायबिलिटी और डिक्रीज इन करंट एसेट्स। जब भी हमारी कोई भी लायबिलिटी यानी कोई भी करंट लायबिलिटी अगर हमारी बढ़ रही है तो जितने अमाउंट से बढ़ रही है वो अमाउंट यहां पर ऐड हो जाता है, और डिक्रीज इन करंट एसेट्स, अगर कोई भी करंट एसेट्स हमारी कम हो रही है, जितने अमाउंट से कम हो रही है उनको यहां लिख दिया जाता है केवल कैश एंड कैश इक्विवेलेंट को छोड़कर। ठीक है, एग्जांपल में ले लेते हैं कौन कौन सी करंट लायबिलिटी हो सकती हैं, जैसे कि करंट लायबिलिटी में क्रेडिटर्स हैं, बिल्स पेबल है, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस है, ये करंट लायबिलिटी हो गई। ऐसे ही करंट एसेट्स में लेते हैं स्टॉक है, मींस इन्वेंट्री है, डेटर्स है, बिल रिसीवेबल है। ठीक है, तो इनको हम यहाँ प्रीपेड एक्सपेंस है, तो ये अगर डिक्रीज हो रहे हैं तो ऐड हो जाएंगे, और लायबिलिटी अगर इंक्रीज हो रही है तो ऐड होगी। इनका जस्ट अपोजिट, अगर करंट लायबिलिटी डिक्रीज हो रही है यानी कि अगर क्रेडिटर कम हो रहे हैं तो जितने अमाउंट से कम हो रहे हैं वो लेस हो जाएगा, और इंक्रीज इन करंट एसेट्स यानी करंट एसेट्स जितने रुपए से बढ़ रही है वो लेस हो जाएगी। ओवरऑल बात यह है जितने भी एक्सपेंसेस हैं वो लॉस हो रहे हैं, यानी जहां जहां हमारा रेगुलर बिजनेस में लॉस होता है वो चीजें तो यहाँ पर ऐड हो रही हैं, और जहां जहां रेगुलर बिजनेस में अपनी इनकम होती है वो चीजें लेस हो रही हैं, यानी कि यहाँ पर अपोजिट लेके चलते हैं। ठीक है, तो ये करंट लायबिलिटी और करंट एसेट्स करने के बाद हमारा निकल के आता है कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशन, यानी कि अपना कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशन कैलकुलेट होके आ गया कि इतना कैश हमने इस ऑपरेशन से जनरेट कर लिया है। ठीक, अब उसके बाद हम क्या करते हैं, इसमें से लेस करते हैं टैक्स पेड नेट ऑफ रिफंड, यानी करंट ईयर में जो भी हमने टैक्स पे किया है उसमें से रिफंड टैक्स जो यहां पर था उसको माइनस करने के बाद जो बैलेंस यहां पर बचता है उस बैलेंस को टैक्स पेड को यहां माइनस कर दिया जाता है। ठीक, माइनस करने के बाद हमारा लास्ट में निकल के आता है कैश फ्लो फ्रॉम या फिर यूज्ड इन ऑपरेटिंग एक्टिविटी, यानी कैश फ्लो फ्रॉम या यूज्ड इन ऑपरेटिंग एक्टिविटी। अगर आंसर प्लस का आ रहा है फाइनल तो कैश फ्लो फ्रॉम इन ऑपरेटिंग एक्टिविटी, यानी कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी लिख देंगे कब प्लस का आंसर आ रहा है, और माइनस का आंसर आ रहा है तो कैश यूज्ड इन ऑपरेटिंग एक्टिविटी, यानी कि फ्लो फ्रॉम और यूज्ड इन में से दोनों में से एक चीज आएगी। अगर माइनस का आंसर आ रहा है तो यूज्ड इन, और प्लस का आंसर आ रहा है तो फ्लो फ्रॉम, यानी कैश फ्लो फ्रॉम प्लस के लिए इन ऑपरेटिंग एक्टिविटी और कैश यूज्ड इन ऑपरेटिंग एक्टिविटी माइनस बैलेंस के लिए। फाइनल जो बैलेंस निकल के आ जाता है डिटेल वाले कॉलम का उसको हम ट्रांसफर कर देते हैं अमाउंट वाले कॉलम में, और डिटेल वाले कॉलम को 2 लाइन से क्लोज कर देते हैं। ठीक है, तो ये हो गया पूरा अपना ऑपरेटिंग एक्टिविटी का फॉर्मेट।
इसको बहुत अच्छे से याद करेंगे, क्योंकि ये फॉर्मेट अगर समझ में नहीं आएगा तो आप न्यूमेरिकल इजीली सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो सबसे पहले ये फॉर्मेट हमें आना चाहिए। तो ऑपरेटिंग एक्टिविटी कैश फ्लो की सबसे लेंथी एक्टिविटी होती है, ये अगर इजीली सॉल्व हो गई तो बाकी का न्यूमेरिकल बहुत इजी हो जाता है। कभी कभी न्यूमेरिकल में क्या होता है, एग्जाम में जो आते हैं न्यूमेरिकल, उनमें कि ओनली और ओनली ऑपरेटिंग एक्टिविटी सॉल्व करने के लिए आ जाती है। सीबीएसई बोर्ड में खासकर केवल ऑपरेटिंग एक्टिविटी का न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए आ जाता है। आईएससी में ऐसा नहीं होता, आईएससी में फुल न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए आता है। सीबीएसई में फुल आ सकता है, लेकिन कभी कभी केवल ऑपरेटिंग एक्टिविटी सॉल्व करने के लिए आते हैं पूरे 6 मार्क्स में। तो हम इस ऑपरेटिंग एक्टिविटी बहुत अच्छे से करेंगे, बहुत इजीली समझ लेंगे, ताकि हम सारे न्यूमेरिकल इजीली सॉल्व कर गए। अब हम एक एग्जांपल ले लेते हैं ऑपरेटिंग एक्टिविटी का, जैसे सॉल्व करके और अच्छे से समझ लेते हैं। यस, तो हम ये पहले एग्जांपल समझ लेते हैं। ये एग्जांपल मैंने टीएस ग्रेवाल मैनेजमेंट अकाउंटिंग की जो बुक है आईएससी बोर्ड की 2020 एडिशन, इसमें से एक एग्जांपल लिया है मैंने। इस एग्जांपल को पहले समझ लेते हैं, फिर इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो ये एग्जांपल इसमें लिखा हुआ है, फ्रॉम द फॉलोइंग बैलेंस शीट ऑफ भूषण स्टील लिमिटेड कैलकुलेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, ठीक है। जिसके अंदर ये दे रखा है, शेयर कैपिटल हमें दे रखी है नोट नंबर 1 में 10 लाख रुपीज की 2020 में, 2019 में 9 लाख रुपीज की। रिजर्व एंड सरप्लस दे रखा है 220 में 236,000 का, और 19 में दे रखा 1,40,000 का। करंट लायबिलिटी दे रखी है हमको, ट्रेड पेबल्स है 160 के और 110 के। अदर करंट लायबिलिटी दे रखी है 20 में दे रखी है 32,000 रुपीज की, और 19 में दे रखी है 40,000 रुपीज की। शॉर्ट टर्म प्रोविजन करंट ईयर में दे रखा है 1 लाख और प्रीवियस ईयर में 80,000 रुपीज। ऐसे ही नॉन करंट एसेट्स दे रखे फिक्स में टेंजिबल और इंटेंजिबल। टेंजिबल जो हमें दे रखी है वो करंट ईयर में 640 की और प्रीवियस ईयर में 4,76,000 की। इंटेंजिबल एसेट्स जो हमें दे रखी है करंट ईयर में 1,80,000 की और प्रीवियस ईयर में 2,30,000 की। करंट इन्वेस्टमेंट जो मार्केटेबल सिक्योरिटी है वो हमें दे रखा है 20,000 करंट ईयर और 30,000 प्रीवियस ईयर। इन्वेंट्री जो दे रखा है 1,74,000 करंट ईयर और 1,94,000 प्रीवियस ईयर, ठीक है। ट्रेड रिसीवेबल 5,04,000 करंट ईयर और 3,20,000 प्रीवियस ईयर। ऐसे कैश एंड बैंक बैलेंस 16,000 करंट ईयर और 20,000 प्रीवियस ईयर। जिनके आगे ये नोट नंबर लिखे हुए उन सबके नोट्स नीचे हमें दे रखे हैं, इसकी हेल्प से हम देख लेंगे कितने में कितना अमाउंट चेंजेस हुआ है, ठीक। इसके बाद हमें जो दे रखा है लास्ट में नोट डाल के, प्रपोज डिविडेंड ऑन इक्विटी शेयर फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2020 एंड 19 और 18,000 एंड 60,000। मीन्स करंट ईयर का जो प्रपोज डिविडेंड है इक्विटी शेयर का वो 80,000 रुपीज है और प्रीवियस ईयर का 60,000 रुपीज है। जब हमारे पास ओनली इक्विटी शेयर का प्रपोज डिविडेंड दे रखा है, प्रेफरेंस शेयर के लिए कुछ भी नहीं बोला गया है, तो हम क्या करेंगे, प्रेफरेंस शेयर का निकाल के कैलकुलेट कर लेंगे, क्योंकि प्रेफरेंस शेयर कैपिटल हमको 12% के अकॉर्डिंग दे रखी है। तो प्रीवियस ईयर जो है उसमें प्रेफरेंस शेयर 3 लाख रुपीज के नोट्स टू अकाउंट में दे रखे हैं, तो 3 लाख रुपीज का 12% ही होगा, क्योंकि यहाँ कोई चेंजेस नहीं हुआ है, क्योंकि प्रेफरेंस शेयर फिक्स रहता है। तो प्रीवियस ईयर में 3 लाख का 12% में 36,000 हमारा प्रपोज डिविडेंड है। अब ये न्यूमेरिकल हमारा हो गया। इस न्यूमेरिकल को या तो आप लोगों के पास बुक है तो उसमें से देख लीजिए, नहीं है तो आप लोग इस न्यूमेरिकल को कॉपी कर लीजिए, उसके बाद अब इसे सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो हम इसे सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। मैंने अभी बताया था मेरे पास ये बुक है, इस बुक में से मैंने एग्जाम्पल को लिया है, ठीक है। अब मैंने क्वेश्चन सॉल्व करना स्टार्ट कर रहा हूं, तो आप लोग भी समझेंगे कि किस तरह से हम इस न्यूमेरिकल को सॉल्व करेंगे। सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले बनाएंगे वर्किंग नोट। वर्किंग नोट पे हमें चाहिए प्रॉफिट, यानी कि जो हमें दे रखा है बैलेंस स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस का प्रीवियस ईयर करंट ईयर का डिफरेंस चाहिए। तो प्रीवियस ईयर में ये था 60,000 का, अब हो गया 96,000 रुपीज का। तो हमारा जो प्रॉफिट निकल के आता है वो आता है निकल करके, यानी कि हम निकाल देते हैं नेट प्रॉफिट 96,000 माइनस 60,000 करंट ईयर माइनस प्रीवियस ईयर, तो ये हो गया अपना 36,000 रुपीज का नेट प्रॉफिट आ गया। अब इसके बाद ऐड करना स्टार्ट करते हैं। इसमें क्या क्या ऐड करेंगे, सबसे पहले ट्रांसफर टू रिजर्व, ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व, क्योंकि इसमें जनरल रिजर्व दे रखा है हमको। तो जनरल रिजर्व, ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व हम करेंगे तो कितना निकल के आएगा, हमें रिजर्व जो दे रखा है वो दे रखा है प्रीवियस में 80 और करंट में 140, मींस हमारा टोटल रिजर्व जो है 60,000 रुपीज का इंक्रीज हो गया। तो यहाँ पर ट्रांसफर टू रिजर्व में 60,000 रुपीज ऐड कर देंगे, ठीक है। इसके बाद देखेंगे कोई भी डिविडेंड, इंटरिम डिविडेंड तो कोई है नहीं, इसमें
प्रपोज डिविडेंड दे रखा है प्रीवियस ईयर का, तो प्रेफरेंस शेयर और इक्विटी शेयर, क्योंकि इक्विटी शेयर का तो बोला हुआ प्रीवियस ईयर का हमारे पास 60,000 रुपीज है और प्रेफरेंस शेयर का हमको नहीं दे रखा। प्रेफरेंस शेयर 12% दे रखा है, प्रीवियस ईयर में 3 लाख रुपीज के, मीन्स 36,000 हो जाएगा। तो 60,000 इक्विटी शेयर का, 36,000 प्रेफरेंस शेयर का, टोटल मिला कितना हो गया 60 और 36 हमारे हो गए 96,000 रुपीज। तो प्रपोज डिविडेंड जो होगा वो 96,000 रुपीज का होगा। तो प्रपोज डिविडेंड प्रीवियस ईयर का होगा 96,000 रुपीज का। किस तरह से, इक्विटी शेयर 60,000 रुपए का, 60,000 रुपीज का, और प्रेफरेंस शेयर 36,000 का प्रीवियस ईयर का। ठीक है, तो ये हो गया अपना 96,000 रुपए प्रपोज डिविडेंड हो गया। अब आता है टैक्स, प्रोविजन फॉर टैक्स फॉर द करंट ईयर। तो प्रोविजन फॉर टैक्स हमें देखो नोट नंबर 5 में दे रखा है, तो करंट ईयर का हमें चाहिए तो 1 लाख रुपीज का हमें प्रोविजन फॉर टैक्स दे रखा है। तो यहाँ लिख देंगे प्रोविजन फॉर टैक्स। करंट ईयर का जो है वो अपना 1 लाख रुपीज का हमको दे रखा है, तो 1 लाख रुपीज का हमने ये लिख दिया। अब हम टोटल कर लेंगे। और एक चीज और देख लेना, टैक्स रिफंड तो हमें इस न्यूमेरिकल में नहीं दे रखा, तो टैक्स रिफंड हमें इस न्यूमेरिकल में नहीं दे रखा है, तो इसका टोटल करना स्टार्ट करते हैं। तो टोटल करना स्टार्ट करेंगे तो कितना आता है, तो 160 और 196 और 190 190 190 280 190 और 90 280 और 6 6 12, तो 292, यानी कि हमारा टोटल यहां पर निकल के आ जाता है 2,92,000। मीन्स हमारा आ गया नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स आ गया हमारे पास ये फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2020। तो 2,92,000 हम यहाँ लिख देंगे, 2,92,000 रुपीज हमने यहाँ पर एंटर कर दिया। अब इसके बाद आते हैं नॉन कैश और नॉन ऑपरेटिंग आइटम। तो सबसे पहले एडिशन वाले आइटम इसमें देख लेते हैं हमारे क्या क्या है, तो उनको करना स्टार्ट कर देते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं, तो सबसे पहले हमारे पे आता है इसमें कुछ नहीं दे रखा, हमको दे रखा है एक तो 7 नंबर पे दे रखी है गुडविल, इंटेंजिबल एसेट्स में दे रखा है हमको गुडविल 7 नंबर के नोट में, जिसमें प्रीवियस ईयर में थी 230 की, अब हो गई 180 की। तो 230 से 180 पे आने के लिए 50,000 रुपीज का लॉस हो गया, यानी गुडविल अमोर्टाइज कितने की हो गई 50,000 रुपीज की। तो यहां पे लिख देंगे गुडविल अमोर्टाइज कितने रुपए की 50,000 रुपीज की, ये हमने यहाँ पर नोट कर दी। इसके बाद देख लेते हैं डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन जो है वो हमें डायरेक्ट नहीं दे रखा, बस हमें इंटेंजिबल एसेट्स देखनी है। इंटेंजिबल एसेट्स जो हमें दे रखी हैं वो लैंड एंड बिल्डिंग हमको दे रखी है 316 प्रीवियस ईयर में और 240 करंट ईयर में, तो इनका डिफरेंस आ जाएगा डेप, तो हो जाएगा 76,000 रुपीज। तो ये हो गया, ठीक है, डेप्रिसिएशन का। तो लिख लेते हैं यहाँ पर डेप्रिसिएशन 76,000, तो एक हो गया हमारा। दूसरा मैंने देखा प्लांट, तो प्लांट जो दे रखा है उसमें भी हमको दे रखा है और वो था 160 से 4 लाख, यानी ये तो इंक्रीज हुआ, तो यहाँ पर डेप नहीं हुआ, इसमें इसको परचेस किया गया होगा, तो ये छोड़ देते हैं। तो यहाँ पर टोटल मिलाकर 76,000 रुपीज का हमारा निकल के आया है। कैसे निकल के आया था, 3,16,000 माइनस 2,40,000, तो ये अपना निकल के आ गया 76,000 रुपीज का अपना डेप निकल के आ गया। इसके बाद देख रहे हैं कोई भी एक्सपेंस और तो नहीं है, कोई नॉन कैश ट्रांजेक्शन वगैरह तो नहीं है, इंटरेस्ट वगैरह तो नहीं है किसी पर, इस न्यूमेरिकल में ऐसा कुछ भी नहीं दे रखा है। तो हमारा ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंज कैलकुलेट होगा, यहाँ पर आ जाएगा। तो हम यहाँ लिख देंगे ऑपरेटिंग प्रॉफिट कैपिटल चेंज। अब इसका टोटल करते हैं, कितना आता है 292 प्लस 50,000 प्लस 76,000, तो ये हमारा कैलकुलेट हो गया आ रहा है कैलकुलेटर में 4,94,000 रुपीज। तो 4,94,000 रुपीज यहाँ तक का हमारा कैलकुलेट होके आ गया। क्या कैलकुलेट होके आ गया, ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। ठीक है, अब इसके बाद आगे का काम क्या करते हैं, इसके बाद आगे का वर्किंग कैपिटल काम करेंगे। वर्किंग कैपिटल में क्या करेंगे, सबसे पहले ऐड करेंगे। ऐड में हम क्या कर लिखेंगे, इंक्रीज इन करंट लायबिलिटी और उसके बाद डिक्रीज इन
करंट एसेट्स। देख लेते हैं कौन कौन सी करंट लायबिलिटी इंक्रीज हुई है, कौन कौन सी करंट एसेट्स डिक्रीज हुई हैं। तो सबसे पहले चलते हैं लायबिलिटीज में। लायबिलिटीज में चलते हैं तो लायबिलिटीज में हमें दे रखी हैं ट्रेड पेबल। नोट नंबर 3 को देखते हैं तो क्रेडिटर। क्रेडिटर पहले थे अपने 80,000 रुपीज के और अब करंट ईयर में हो गए 1 लाख रुपीज में 20,000 बढ़ गए। तो सबसे पहले तो क्रेडिटर 20,000 रुपीज इंक्रीज होगा तो यहाँ पे 20,000 रुपीज लिख देंगे। इसके बाद अपने आता है इसी में सेम टू सेम बिल्स पेबल। 30 से होगा 66, तो ये भी हमारे बढ़ गए 36,000 रुपीज के, तो बिल्स पेबल आ जाएंगे। तो बिल्स पेबल हमारे आ जाते हैं। उसके बाद इसमें हम लिख देंगे बिल्स पेबल में 36,000 रुपीज। उसके बाद करंट लायबिलिटी दे रखी है अदर करंट लायबिलिटी। अदर करंट लायबिलिटी में हमें दे रखा है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। तो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस डिक्रीज हुए तो वो यहाँ नहीं आएंगे। और दे रखा है शॉर्ट टर्म प्रोविजन। प्रोविजन तो प्रोविजन फॉर टैक्स में चला जाता है, यहाँ आता ही नहीं है। इसके बाद करंट एसेट्स पे। करंट एसेट्स में हमें दे रखा है नॉन करंट इन्वेस्टमेंट यानी मार्केटेबल सिक्योरिटी, वो यहाँ आएंगे नहीं। नेक्स्ट देखा इन्वेंट्री। इन्वेंट्री थी पहले 194, अब हो गई 174, यानी डिक्रीज हुई है तो यहाँ पर आएगी इन्वेंट्री। कितना आएगा 20,000 रुपीज। कैसे आया 20,000? क्योंकि पहले थी ये अपनी इन्वेंट्री, वो दे रखी है हमें न्यूमेरिकल में, पहले थी 194 की, अब हो गई 174 की, तो 20,000 रुपीज की इन्वेंट्री यहाँ पर अपनी आ गई है। ठीक है, अब आगे चलते हैं अब लेस वाले आइटम, यानी कि यहाँ पर लेस लेके कर देते हैं। अब आएगा डिक्रीज इन करंट लायबिलिटी और इंक्रीज इन करंट एसेट्स। अब इनको लेस कर देते हैं। तो देख लेते हैं अब करंट लायबिलिटी करंट एसेट। करंट लायबिलिटी में हमारा आया था अदर करंट लायबिलिटी आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। तो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस सबसे पहले ले लेते हैं। ये हमारे जो थे 40 से हो गए थे 32, तो 8,000 रुपीज के ये डिक्रीज हो गए आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। इसके बाद अपना आता है ट्रेड रिसीवेबल। ट्रेड रिसीवेबल 320 से बढ़ गए 5,04,000, तो ये भी अपने ऐड हो जाएंगे, सॉरी लेस हो जाएंगे। ट्रेड रिसीवेबल अपने कितने का डिफरेंस आया था 320 माइनस 504 माइनस 320, तो 1,84,000 रुपीज का डिफरेंस ये आ गया। तो ट्रेड रिसीवेबल 1,84,000 रुपीज का यहाँ पर आ गया, ये भी लेस हो जाते हैं अपने। और कोई करंट एसेट्स बचती है क्या? अब कोई करंट एसेट्स नहीं बच रही, कुछ भी नहीं बच रहा, ना एक्सपेंस ना इनकम, सॉरी ना एसेट्स ना लायबिलिटी, कुछ नहीं बच रहा। तो हम यहाँ कैलकुलेट कर लेते हैं कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशन को। तो कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशन निकालते हैं यहाँ पर। कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशन अब करते हैं। 4,94,000 प्लस 20,000 प्लस 36,000 प्लस 20,000, यहां तक का टोटल आ जाता है अपना 4,94,000। ठीक है, अब इसमें से माइनस करते हैं 8,000 माइनस 1,84,000, तो ये अपना आता है टोटल मिलाकर 3,02,000। यहां तक का अपना कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशन आ गया 3,02,000 रुपीज कैलकुलेट होकर के। ठीक है, हमने कैलकुलेट कर लिया, तो कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशन आया अपना 3,02,000 रुपीज। इसके बाद हम लेस करते हैं टैक्स पेड। कोई भी अगर टैक्स पेड हमने किया है और उसमें से रिफंड है तो रिफंड माइनस करके नेट रिफंड। तो यहाँ पर इस न्यूमेरिकल में नेट रिफंड तो कुछ दे नहीं रखा था। प्रोविजन फॉर टैक्स हमें करंट ईयर प्रीवियस ईयर का दे रखा था और न्यूमेरिकल में कहीं नहीं बोला था कि टैक्स हमने कितना पे किया है। जब न्यूमेरिकल में टैक्स पेड अलग से ना दे रखा हो तो प्रोविजन फॉर टैक्स जो प्रीवियस ईयर का होता है उसी को हम टैक्स पेड मान लेते हैं, क्योंकि करंट ईयर का प्रोविजन फॉर टैक्स हमारा नोट्स टू अकाउंट्स में ऐड हो गया, तो प्रीवियस ईयर का हम ये सपोज करते हैं हमने पेड कर दिया होगा। तो प्रीवियस ईयर का इसमें दे रखा है 80,000 रुपीज का, तो 80,000 रुपीज हम यहाँ पर लेस कर देते हैं। तो टैक्स पेड 80,000 रुपीज हमने टैक्स पे कर दिया, मींस प्रोविजन फॉर टैक्स प्रीवियस ईयर का। अब 3,02,000 में से 80 माइनस कर देते हैं तो 3,22,000, तो सॉरी 2,22,000 रुपीज हमारा निकल के आ गया है ये। तो 2,22,000 जो अपना आंसर निकल के आया, ये क्या है? कैश फ्लो फ्रॉम, क्योंकि प्लस का आंसर आया तो आंसर क्या लिखेंगे हम? कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। मैंने इस बुक से एक क्वेश्चन लिया था जिसको हमने सॉल्व कर लिया यहाँ पर, और ये इजीली हमको
समझ में आ गया होगा। तो इस तरह से हम अपनी पूरी ऑपरेटिंग एक्टिविटी सॉल्व कर लेते हैं। अब ऑपरेटिंग एक्टिविटी का जो फाइनल आंसर आया है इसे हम अमाउंट वाले कॉलम में लिख देंगे, यानी कि 2,22,000 टोटल ऑपरेटिंग एक्टिविटी से कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी हमारा आंसर निकल के आ गया। यानी यहां पर हमको कैश का इनफ्लो हुआ है, टोटल ओवरऑल जो हुआ है वो हमको इनफ्लो हुआ है, आउटफ्लो नहीं हुआ है, यानी टोटल कैश हमारे पास रिसीव हुआ है। तो इस तरह से आपको समझ में आ गया होगा। अब इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, फाइनेंसिंग एक्टिविटी के हम नेक्स्ट वीडियो में समझाएंगे, ठीक है। आप लोगों को जिसको भी कोई भी डाउट हो तो आप अपने डाउट्स हमसे कमेंट बॉक्स में जाके पूछ सकते हैं, या जो स्क्रीन पर हमारा व्हाट्सएप नंबर दिया जा रहा है उस व्हाट्सएप नंबर पर अपने डाउट हमसे क्लियर कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो इस वीडियो को आप लाइक करें, शेयर करें और अपने पॉजिटिव कमेंट्स हमको दें, ठीक है। और इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि ये और भी अच्छी अच्छी वीडियो आपको मिल सकें, यानी कि आपको ये सारी चीजें अच्छे से आ सकें, ठीक है, सीख सकें आप ये। तो पार्ट 1 की वीडियो ये हो गई और नेक्स्ट पार्ट हम डाउनलोड कर देंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।